यस क्लास, गुड आफ्टरनून बेटा। अभी तक जो है हम कर चुके हैं, म्यूचुअल फंड्स पे थे हम लोग। और म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक जो है आप कहाँ तक यहाँ एडवांटेजेस तक कवर कर चुके हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड में मैंने थोड़ा सा आपसे डिस्कस किया था कि टाइप्स क्या हैं, बट एक बार दोबारा से टाइप से स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, इसका एक अच्छा खासा 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा बेटा। या तो घुमा के क्वेश्चन आएगा, कोई भी एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसके बेसिस पे आपको म्यूचुअल फंड्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ ही आपको टाइप्स भी एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, इसके टाइप्स हैं या उसके एडवांटेजेस आप जो भी लगा लो वो आपको साथ में एक्सप्लेन करने ही पड़ेंगे। तो टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स में क्या है, नो मैटर दैट टाइप वॉट टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर, देर इज बाउंड टू बी अ म्यूचुअल फंड दैट फिट्स योर स्टाइल। मतलब क्या है कि इट डजेंट मैटर कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हैं, बट हर तरीके का म्यूचुअल फंड अवेलेबल है आपके वॉट एवर रिक्वायरमेंट यू हैव। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट ईच म्यूचुअल फंड हैज़ डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड। हर एक म्यूचुअल फंड के अपने रिस्क है, रिवॉर्ड है। कोई किसी पर्पज से बनाया गया, कोई किसी पर्पज से बनाया गया। इन जनरल द हायर द पोटेंशियल रिटर्न द हायर द रिस्क ऑफ लॉस। इसका मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा आपका रिटर्न है, इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग मोर रिटर्न, इट मीन्स यू शुड बी एबल टू bear more risk. Although some funds are less risky than others, all funds have some level of risk. It's not never possible to diversify away all risk. इसका मतलब क्या है कि म्यूचुअल फंड्स में, हाँ ये बात है कि म्यूचुअल फंड्स में रिस्क बहुत कम हो जाता है, बट वो बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होता, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता। थोड़ा बहुत तो रिस्क ऑफ लॉस रहेगा ही रहेगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड का पैसा भी कहीं ना कहीं तो इक्विटी मार्केट में लग ही रहा है। तो जो पैसा इक्विटी मार्केट में लग रहा है तो वी शुड एक्सपेक्ट लॉसेज फ्रॉम देयर ऑल्सो। दिस इज अ फैक्ट फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स। कोई भी इन्वेस्टमेंट में आप पैसा डाल रहे हैं तो हर इन्वेस्टमेंट तो आपकी रिस्की होती ही है, चाहे वो किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो। ईच फंड हैज़ अ प्री डिटर्मिन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव दैट टेलर्स द फंड्स एसेट्स, रीजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। मतलब क्या है, हर फंड जो बनाया जाता है ना, पहले बेटा ये देख के बनाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, प्लस इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करनी है, टोटल आपकी जो नेटवर्थ है वो कितनी है, जो पैसा आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो। एट द फंडामेंटल वैल्यू म्यूचुअल फंड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन 3 पैरामीटर्स। म्यूचुअल फंड 3 पैरामीटर्स में क्लासीफाई किए जा सकते हैं, यहाँ पे ये मेंशनड है। सबसे पहले हमारा जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली है, 2 स्कीम्स है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड। फिर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव वाइज है, फिर स्पेशल स्कीम्स हैं। तो ये हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे। 15 मार्क्स का अच्छा क्वेश्चन है बेटा आप लोगों का। नेक्स्ट इज सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर जो हमारे 2 टाइप के म्यूचुअल फंड्स हैं, एक है ऑन द बेसिस ऑफ ओपन एंडेड स्कीम्स, और दूसरा है क्लोज एंडेड स्कीम्स। ओपन एंडेड स्कीम्स बेटा वो स्कीम्स होती हैं जिसके अंदर आप कभी भी एंट्री ले सकते हैं और कभी भी एग्जिट कर सकते हैं। ओपन मतलब एंट्री एंड एग्जिट इज ओपन फॉर ऑल एट एनी टाइम। तो ओपन एंडेड स्कीम्स आर स्कीम्स विच ऑफर्स यूनिट फॉर सेल विदाउट स्पेसिफाइंग एनी ड्यूरेशन फॉर रिडेम्पशन। मतलब क्या है, कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, कोई भी कभी भी एंटर कर सकता है। रिडेम्पशन की पेमेंट, रिडेम्पशन की जो टाइम पीरियड है वो फिक्स नहीं है कि इतने साल बाद इसका पैसा पे किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जबकि क्लोज एंडेड में ऐसा होता है। दे सेल एंड रीपरचेज स्कीम ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस। कंटिन्यूस बेसिस पे जो है स्कीम सेल और रीपरचेज की जा सकती है। द मेन फीचर ऑफ सच काइंड ऑफ स्कीम इज लिक्विडिटी। अब ऑब्वियसली जब बाय सेल बहुत ज़्यादा होगा तो लिक्विडिटी तो वहाँ पर मेंटेन रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट इज क्लोज एंडेड स्कीम्स। क्लोज एंडेड स्कीम्स क्या है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम कर रहे हैं, पहला हम कर चुके हैं ओपन एंडेड स्कीम, दूसरा हम कर रहे हैं क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड स्कीम हमारी क्या है, दीज आर द स्कीम्स इन विच रिडेम्पशन पीरियड इज स्पेसिफाइड। मतलब क्या है, इसमें आपका फिक्स है कि रिडेम्पशन स्कीम, आपकी रिडेम्पशन पीरियड जो है आपका फिक्स रहेगा। मतलब अगर इसमें कहा गया कि म्यूचुअल फंड 3 साल के लिए, तो उसकी पेमेंट जो है 3 साल के बाद इन्वेस्टर को कर दी जाएगी। तो ये हमारे रिडेम्पशन पीरियड जिसमें स्पेसिफिक होता है कि 3 साल के लिए है या 5 साल के लिए है, कम से कम 3 साल होता है, उनको बोलते हैं क्लोज एंडेड स्कीम्स। वंस द यूनिट्स आर सोल्ड बाय म्यूचुअल फंड्स देन एनी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस इन सेकेंडरी मार्केट ओनली, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब क्या है, एक बार जो म्यूचुअल फंड अगर वो बिक गया, कोई भी ट्रांजेक्शन उसके बाद जो है सेकेंडरी मार्केट के अंदर ही वो ट्रेड होता है। मतलब क्या है, 3 साल के बाद ही वो ट्रेड वहीं से आप खरीदोगे, वहीं पे आप बेचोगे, उसके पहले आप कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। मतलब एक बार पैसा डल गया तो वो 3 साल के लिए ब्लॉक हो गया, मिनिमम 3 साल होते हैं। प्राइस इज डिटर्मिन्ड बाय फोर्सेज ऑफ मार्केट। और इनके प्राइजेज जो है किस हिसाब से चलते हैं, फोर्सेज ऑफ मार्केट मतलब उनकी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। डिमांड ज़्यादा है तो प्राइजेस बढ़ जाएंगे, डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइजेस गिर जाएंगे। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ ऑब्जेक्टिव। बेटा सेकंड ऑब्जेक्टिव जो हम पढ़ रहे हैं इस डायग्राम में देखो, ये है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, ठीक है। ग्रोथ फंड, इनकम फंड, बैलेंस फंड, मनी मार्केट फंड है। तो एक बार ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा है, ग्रोथ ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे सबसे पहला है ग्रोथ फंड। मतलब क्या है, जो पर्सन
ग्रोथ बेसिकली क्या है, हर एक पर्सन का अपना ऑब्जेक्टिव है। कोई कहता है उसको फिक्स इनकम चाहिए हर मंथ, तो उसको फिक्स इनकम वाला फंड, मतलब जो हर महीने फिक्स इनकम दे, तो उसकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा डेट में होगी तो उसको फिक्स इनकम मिलेगी, ठीक है। लेकिन वो ग्रोथ ऑब्जेक्टिव क्या है, यानी कि अगर उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसको अपनी कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए, मतलब जितना पैसा उसने लगाया वो उसका डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, तो उसको वो पैसा इक्विटी मार्केट में लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो ज़्यादा अप्रिसिएशन चाहता है। ज़्यादा अप्रिसिएशन के लिए उसको रिस्क भी ज़्यादा लेना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा रिस्क जो है इक्विटी मार्केट के अंदर ही होता है। तो सबसे पहला हमारा कौन सा फंड है, ग्रोथ फंड। द एम ऑफ द ग्रोथ फंड इज टू प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन ओवर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। मतलब क्या है, ग्रोथ फंड वो फंड है जिनका मेन एम क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन। मतलब मैंने आज 1 लाख लगाया तो मैं चाहती हूँ मेरा वो 1,25,000 हो जाए इस साल के एंड तक, ठीक है। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म यानी कि 1 साल के एंड तक, 2 साल के एंड तक, मीडियम टर्म यानी 1 साल से ऊपर ऊपर की बात कर रहा है। सच स्कीम्स नॉर्मली इन्वेस्ट अ मेजर पार्ट ऑफ देयर कॉर्पस इन इक्विटीज, क्योंकि इसके अंदर मुझे कैपिटल को अप्रिशिएट करना है। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो अगर मुझे कैपिटल को अप्रिशिएट कराना है यानी कि अपनी कैपिटल में इंप्रूवमेंट चाहती हूँ मैं, तो उसके लिए इक्विटी जो है उसके अंदर ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। कॉर्पस मतलब फंड्स, तो फंड जो है ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट किए जाएंगे, क्योंकि इक्विटी के अंदर रिटर्न काफ़ी जल्दी होती है, कैपिटल मेरी अप्रिशिएट हो जाती है। सच फंड्स हैव कंपैरेटिवली हाई रिस्क, इन फंड्स का जो रिस्क काफ़ी हाई होता है। नेक्स्ट इज इनकम फंड्स। इनकम फंड्स बेटा वो होते हैं जिनका ज़्यादा पैसा, जिनका कॉर्पस जो है, फंड्स जो है, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज है हमारा ज़्यादा पैसा जब वो डेट मार्केट में लगाती हैं। फंड्स दैट इन्वेस्ट इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड इशूड बाय प्राइवेट कंपनीज, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एंड अदर entities belonging to various sectors like infrastructure companies etc are known as debt और इनकम फंड्स। आ गया ना वही कि इसमें बोला कि जो ये मैक्सिमम पैसा जो हमारा कॉर्पस है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी हमारे जो हमारे से द्वारा पैसा इकट्ठा किया गया है, हमसे जो उन्होंने पैसा लिया है, वो पैसा बेसिकली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ में, जो हमें फिक्स रिटर्न प्रोवाइड करती हैं कि मार्केट में कुछ भी हो रहा हो लेकिन वो हमें हर साल फिक्स इनकम प्रोवाइड करेंगी इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और इन द फॉर्म ऑफ जो भी आप सिक्योरिटीज़ के ऊपर आपको मिल रहा है। लाइक जैसे इक्विटी के ऊपर तो डिविडेंड मिलता है, बट यहाँ पे इक्विटी का केस नहीं आएगा, क्योंकि इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ज़्यादा पैसा आपका डेट मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज बैलेंस फंड। बैलेंस मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी जो है आधा पैसा आपका बैलेंसिंग करके चलती है, आधा पैसा इक्विटी में लगाया, आधा पैसा आपका डेट में लगाया। दीज फंड्स प्रोवाइड बोथ ग्रोथ एंड रेगुलर इनकम एज दीज स्कीम्स इन्वेस्ट इन डेट एंड इक्विटी, दोनों में इन्वेस्ट करते हैं, डेट मार्केट में भी, इक्विटी मार्केट में भी। द नैव ऑफ दीज स्कीम्स इज लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू प्योर इक्विटी फंड। नैव क्या होता है बेटा, नेट एसेट वैल्यू होती है। जैसे इक्विटी शेयर का प्राइस होता है ना, जैसे आज रिलायंस का प्राइस इतना चल रहा है सपोज 250 रुपीज़, तो उसका प्राइस है, वहाँ पे मार्केट प्राइस की बात करते हैं। बट म्यूचुअल फंड के केसेस में नैव होता है, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू मतलब इसकी एक पर यूनिट की जो नैव है, पर यूनिट जो है कितने की, हमने कहा था ना कि म्यूचुअल फंड्स में आपको यूनिट मिलती है, तो यूनिट्स की भी प्राइजेज होते हैं, तो यूनिट का प्राइस क्या होता है उसको बोलते हैं हम नैव, नेट एसेट वैल्यू। द नैव ऑफ दिस स्कीम इज लेस वॉलेटाइल एज कम्पेयर टू प्योर इक्विटी फंड। जो बैलेंस फंड होते हैं ना बेटा, ये कम वॉलेटाइल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर डेट भी आ जाता है, तो जो डेट वाली सिक्योरिटीज़ होती है ना वो हमेशा कम वॉलेटाइल होती हैं। जो इक्विटी वाली सिक्योरिटीज़ होती है जिसमें ज़्यादा पैसा इक्विटी में लगा होता है वो हमेशा ज़्यादा वॉलेटाइल होती है। नेक्स्ट इज मनी मार्केट फंड्स। मनी मार्केट फंड नाम से क्लियर हो रहा है, जहाँ पे ज़्यादा पैसा आपका मनी मार्केट में लगता है, ठीक है। जो म्यूचुअल फंड कंपनी से आपसे पैसा लेके ज़्यादा पैसा आपका मनी मार्केट के अंदर लगा है, और सबको पता है ये चीज़, आपको रीड कर लेना बेटा एक बार, उसमें सिंपल लिखा है इसमें कि जो मनी मार्केट है ऑब्वियसली वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, जो विद इन 1 ईयर ही मैच्योर हो जाती है, और ये भी इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इंटरेस्ट बियरिंग मतलब इनके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि जो पैसा हमारा कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट्स, इन सब चीज़ों में लगता है, दे आर कॉल्ड मनी मार्केट फंड्स। नेक्स्ट इज, एक मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस बेटा। ऑन द बेसिस ऑफ सोशल स्कीम्स, अब क्या है, नेक्स्ट हमारा जो फंड आ रहा है, अब जो हमारा नेक्स्ट फंड आ रहा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल स्कीम्स। स्पेशल स्कीम्स कौन सी बेटा, जो किसी स्पेसिफिकली पर्पस के लिए बनाई गई हैं, बेसिकली स्पेसिफिकली किसी पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें पहला लिखा है इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम, यानी कि जो पैसा स्पेसिफिकली कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए बनाया गया है, जो पैसा आपका इंडस्ट्रीज़ के लिए ही इन्वेस्ट होगा, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्कीम इन्वेस्ट ओनली इन इंडस्ट्री स्पेसिफाइड इन ऑफर डॉक्यूमेंट। द इन्वेस्टमेंट ऑफ दीज फंड्स इज लिमिटेड टू स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज लाइक इन्फोटेक, FMCG, फार्मास्यूटिकल। मतलब क्या है, इन फंड्स का पैसा स्पेसिफिकली सिर्फ इन इंडस्ट्रीज में लगा जाएगा, इन्फोटेक, FMCG, फार्मास्यूटिकल। मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए जब फंड्स रेज किए जा रहे हैं बाय एनी म्यूचुअल फंड कंपनी, तो म्यूचुअल फंड कंपनी वो सारा पैसा अपना इंडस्ट्री में ही लगा देती है। नेक्स्ट इज इंडेक्स स्कीम्स। इंडेक्स क्या होता है बेटा, जैसे हमारा इंडेक्स है सेंसेक्स एंड निफ्टी, तो इनमें क्या होता है कि इन दिस स्कीम द फंड्स कलेक्टेड बाय म्यूचुअल फंड्स आर इन्वेस्टेड इन शेयर्स फॉर्मिंग द स्टॉक्स एक्सचेंज इंडेक्स। मतलब क्या है, जो
इंडेक्स का पार्ट है। देखो मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि निफ्टी और सेंसेक्स में, सेंसेक्स के अंदर हमारी टॉप 30 कंपनीज आती हैं और निफ्टी में हमारी टॉप 50 कंपनीज आती हैं। तो जो टॉप 50 कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड कंपनी उन्हीं के अंदर पैसा लगाती है। ऐसे ही सेंसेक्स की जो टॉप 30 कंपनीज हैं म्यूचुअल फंड कंपनी उनमें पैसा लगाती है। तो दैट इज कॉल्ड इंडेक्स स्कीम। ठीक है, तो जो पैसा इंडेक्स वाली कंपनीज में ही लगता है इट इज कॉल्ड इंडेक्स स्कीम। एग्जाम्पल निफ्टी इंडेक्स स्कीम ऑफ यूटीआई म्यूचुअल फंड। अब ऐसे यूटीआई म्यूचुअल फंड है वो क्या करते हैं, अपना उनका निफ्टी इंडेक्स स्कीम है। निफ्टी इंडेक्स स्कीम मतलब सब लोगों को जो म्यूचुअल फंड वहाँ यूटीआई का खरीद रहे हैं उनको पता है कि उनका पैसा जो है निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज है उनके अंदर लगा हुआ है। ऐसे ही सेंसेक्स इंडेक्स स्कीम है टाटा म्यूचुअल फंड की। टाटा का जो म्यूचुअल फंड है उनकी सेंसेक्स इंडेक्स स्कीम है, यानी कि सेंसेक्स में उनका पैसा लगता है। उसके बाद जो है बेटा आपका सेक्टोरल स्कीम है। सेक्टोरल स्कीम क्या होती है, सेक्टर के अलग अलग सेक्टर्स में पैसा लगता है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में। तो अलग अलग सेक्टर्स में जब आप म्यूचुअल फंड कंपनी आपका पैसा डाइवर्सिफाई कर देती है, दिस इज कॉल्ड सेक्टोरल स्कीम। नेक्स्ट है बेटा अदर स्कीम्स। अदर स्कीम्स में क्या है आपका, जैसे गिल्ड सिक्योरिटी स्कीम्स है। गिल्ड सिक्योरिटी स्कीम्स क्या है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा लगाती है म्यूचुअल फंड कंपनीज। फंड्स ऑफ फंड्स मतलब किसी एक फंड के अंदर आपका पैसा जिसके अंदर लग रहा है उसके वो वाला पैसा किसी और फंड के अंदर लगता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डोमेस्टिक फंड्स। डोमेस्टिक फंड्स क्या होते हैं, जो विद इन आर कंट्री ही लगाए जाते हैं। ऑब्वियसली इंटरनेशनल फंड्स होते हैं तो बाहर पैसा लगता। डोमेस्टिक फंड्स क्या है आपके, जो विद इन आर कंट्री ही पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। टैक्स सेविंग स्कीम है, स्पेशली इसलिए डिज़ाइन की जाती है। टैक्स सेविंग स्कीम है जो स्पेशली इसे डिज़ाइन की जाती है कि वहाँ पे टैक्स सेव हो जाता है। किसी भी कंपनी का जो टैक्स है, अगर आप किसी भी अगर इन्वेस्टर को अपना टैक्स सेव करना है तो वो ऐसी कंपनी के म्यूचुअल फंड्स खरीदे जिनकी स्पेशली टैक्स सेविंग स्कीम है। जैसे बिरला सन लाइफ टैक्स सेविंग स्कीम है, पीएनबी टैक्स सेविंग स्कीम है। इन स्कीम में पैसा लगाना है बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। बेटा ये एक डायग्राम है आपका, ये आप वैसे देख लीजिए कि इसका स्ट्रक्चर है कि कैसे म्यूचुअल फंड को ऑर्गेनाइज किया जाता है, कैसे इसके म्यूचुअल फंड कंपनी काम करती है। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा है यूनिट होल्डर। यूनिट होल्डर, अब बेटा ऊपर वाला जो है ये आपके सारे टाइप्स के अंदर कवर हो गए थे। नेक्स्ट जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ये टॉपिक है आपका। यूनिट होल्डर्स हैं, यूनिट होल्डर्स क्या कर रहे हैं, अपना पैसा वो किससे कनेक्टेड है, सेबी से कनेक्टेड है। यूनिट होल्डर्स जो है बेसिकली किस, और जो सेंटर में लाइन लगी हुई है जहाँ पे लिखा है स्पॉन्सर्स। स्पॉन्सर्स कौन है, जो बेसिकली म्यूचुअल फंड कंपनी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और यूनिट होल्डर इनसे कनेक्टेड है। स्पॉन्सर्स क्या करेंगे, एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि जो कंपनी लोगों का पैसा लेके उन्हें मैनेज कर रही है वो। प्लस उसके बाद है आपका लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ट्रस्टीज, जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं दे आर बेसिकली कॉल्ड ट्रस्टीज। ये म्यूचुअल फंड और ट्रांसफर एजेंट। ट्रांसफर एजेंट क्या है बेटा, जब म्यूचुअल फंड ट्रांसफर किए जाते हैं, ट्रांसफर एजेंट हम पहले भी पढ़ चुके हैं टर्म, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसफर किए जाते हैं दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर एजेंट। और जो म्यूचुअल फंड है, जहाँ लिखा है द म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड जो भी आपका फंड आपका नाम है, जैसे हमने डिस्कस किया था पीएनबी टैक्स सेविंग फंड है, वो हो गया आपका। उसके बाद नीचे होता है कस्टोडियन। कस्टोडियन वो होता है जो अपनी कस्टडी में ये म्यूचुअल फंड्स को संभाल के रखता है बेसिकली। तो हर एक जगह पे कस्टोडियन होता है। जैसे बैंक, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इक्विटी शेयर्स भी खरीदने हैं तो उस केस में भी एक कस्टोडियन रहेगा, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबल उसके पीछे। और इन सबको कंट्रोल करने वाला कौन है, सेबी है। तो बेटा ये डायग्राम आपको बनाने के लिए हेल्प मिलेगी आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड का टॉपिक आ जाए, स्ट्रक्चर का टॉपिक आ जाए, इस तरीके से आप जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप एक्सप्लेन करेंगे तब ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड साथ साथ बेशक से एक्सप्लेन कर देना इस डायग्राम को। ठीक है, तो बेटा हमने टाइप्स पढ़े, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ म्यूचुअल फंड पढ़ा। इसके साथ ही आपके ये यूनिट जो है वो फिनिश हो रही है बेटा। जो भी आपके डाउट्स रहते हैं यू कैन आस्क इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है क्लास, थैंक यू फॉर टुडे।